पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए थाईलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। बैंकॉक में पीएम मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनवात्रा की मौजूदगी में भारत और थाईलैंड के बीच अहम सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने पोस्ट लिखकर कहा कि भारत और थाईलैंड आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए उत्सुक है। बैंकॉक में पीएम मोदी ने रामायण का थाई संस्करण भी देखा और प्रवासी भारतीयों से भी मिले। इस सब के बीच में लोकसभा से पास होने के बाद आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बहस चल रही है। सदन में दोपहर 1 बजे बिल पेश किया गया। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि अगर यह बिल कानून बनता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कुछ राजनीतिक दल भी अदालत में चुनौती देने की घोषणा कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे पार्टी के सांसदों से जवाब मांगा। ये सांसद व्हिप जारी होने के बावजूद सदन में नहीं थे। इनमें एक महिला सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं। केंद्रीय मंत्री ने पार्टी को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जबकि महिला सांसद का जवाब संतोषजनक नहीं था। लोकसभा में आज एक नया और अनोखा रिकॉर्ड बन गया। एक ही दिन में 202 सांसदों ने शून्यकाल में प्रश्न उठाए और अपनी बात रखी। लोकसभा में 5 घंटे से अधिक समय तक शून्यकाल चला। इससे पहले 18 जुलाई 2019 को शून्यकाल को विस्तारित किया था और उस दौरान 161 सांसदों ने अपनी बात रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने निर्देश दिया है कि सभी जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें। सीजेआई के निर्देश पर सर्वोच्च अदालत के सभी जज सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति की घोषणा कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा। शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि 25,000 शिक्षकों की भर्तियां रद्द रहेंगी क्योंकि उसमें अनियमितता हुई है। हालांकि अब तक दिया गया वेतन शिक्षकों से वापस नहीं लिया जाएगा। इस आदेश पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो जजों का सम्मान करती हैं, लेकिन उनको ये जजमेंट मंजूर नहीं है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती लालू यादव का ऑपरेशन सफल रहा है। पीठ में गहरे जख्म की वजह से वो 2 दिन से बीमार थे। आईसीयू में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। एम्स में लालू यादव के साथ राबड़ी देवी और परिवार के लोग मौजूद थे। दिल्ली में बिजली की किल्लत का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई। पार्टी ने आरोप लगाया कि गर्मी में राजधानी के अंदर पावर कट लग रहे हैं। पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट लिखकर आरोप लगाया कि बिजली और पानी की भारी किल्लत के बाद अब अस्पतालों से दवाइयां भी गायब हो गई हैं। विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई के दौरान तेलंगाना उपचुनावों को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि उनसे कुछ हद तक संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है। रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में कहा था कि अगर बीआरएस के विधायक पक्ष बदलते हैं तो भी राज्य में कोई उपचुनाव नहीं होगा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। बड़ी खबर, डिनर के दौरान शिष्टाचार भेंट हुई। पीएम मोदी के बगल में बैठे दिखे मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। बिम्स्टेक समिट के बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। नेपाल के पीएम ओली के साथ भी मुलाकात। मनीष हमारे साथ है। मनीष, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तस्वीर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ निकल के आ रहा है। ये क्या बातचीत हुई, पूरी बातचीत हुई, नहीं हुई, या मुलाकात हुई, या सिर्फ एक फोटो ऑप दिखाई दे रहा था? देखिए, फोटो ऑप तो नहीं था, लेकिन हाँ, बातचीत भी इस किस्म की हुई कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री नवरात्र में उपवास में है और वो जब डिनर के टेबल पर बैठे थे तो कुछ अधिकारियों ने मुझे कहा कि आप समझिए इसी तरह की बातचीत हुई कि दाल कैसी है, दाल में नमक है कि नहीं। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से मोहम्मद यूनुस से हालचाल लिया गया। अभी बिम्स्टेक की कल बैठक होनी है जिसमें दोबारा दोनों नेता आमने सामने होंगे। अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं है कि कोई बायलैटरल मीटिंग होगी या नहीं। इसके बावजूद कि बांग्लादेश की तरफ से लगातार आग्रह किया जा रहा है। लेकिन हाँ, जब डिनर टेबल पर सब बैठे तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन शिष्टाचार बस केवल हालचाल लिया गया, क्योंकि जाहिर है कि जब एक बार औपचारिक बातचीत होगी तो फिर मोहम्मद यूनुस को और जिस तरीके से वो भारत विरोधी एजेंडा के तहत बड़बोलापन कर रहे हैं, इन सब पर भी बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल केवल खाने पीने को लेकर और कुछ रस्म अदायगी को लेकर ही चर्चा और बातचीत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन अब वो खबर जो आज दिन भर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। देखिए, आपने अलग अलग किस्म के युद्ध देखे होंगे, अलग अलग वॉर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं एक शब्द जिसका नाम है TTW, ट्रंप टैरिफ वॉर। ट्रंप टैरिफ वॉर, ठीक सुन रहे हैं आप।
फिक्र की अगली फाइल ट्रंप के टैरिफ वॉर से जुड़ी हुई है। दुनिया में जब रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी एशिया में इजराइल बनाम ईरान की टेंशन से कई देशों को आर्थिक चोट पहुंच रही है, तब संकट की इस घड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौके पर चौका मारते हुए अलग ही किस्म की आर्थिक जंग छेड़ दी है। दुनिया के 60 देशों पर सबसे कम 10% से लेकर सबसे अधिक 49% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने ना तो दोस्तों को बख्शा, ना ही दुश्मनों पर कोई रहम की। पहले किए गए वादे के मुताबिक 2 अप्रैल को ही दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप के टैरिफ जुनून को डिकोड करती है। तस्वीरें देखिए, ध्यान से देखिए। ये इनका राशन कार्ड नहीं है, रेड कार्ड नहीं है, ये टैरिफ कार्ड है। ट्रंप ने इस मौके पर व्हाइट हाउस में रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट को आयोजित किया। वहीं पर आकर ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की। दुनिया पर टैरिफ मिसाल छोड़ते हुए कहा कि यह कठोर फैसला लेकर अमेरिका दुनिया के किसी भी देश से अधिक अमीर बनेगा। यह दिन अमेरिका की आर्थिक आजादी का दिन साबित होगा। ट्रंप को लगता है कि उनका यह निर्णय अमेरिका के हित में होगा, लेकिन इस फैसले से दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर 34%, ये जो ऊपर आप लिस्ट देख रहे हैं ना, इसमें सबसे ऊपर नाम भी चीन का है। दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है, 5वें नंबर पर जापान है, 3रे नंबर पर वियतनाम है और 6ठे नंबर पर भारत है। चीन पर 34% टैरिफ लगा दिया है एक्स्ट्रा। चीन पर पहले से 20% टैरिफ लगा हुआ था। कुल मिलाकर अमेरिका ने चीन पर अब 54% का टैरिफ लगा दिया है। ताइवान, जो अमेरिका का दोस्त है, चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ताइवान की मदद करता है, उस ताइवान पर 32% टैरिफ। इसी तरह देखें जापान, जो कि क्वाड समूह का अहम सदस्य है, अमेरिका का बहुत पुराना और ट्रेडिशनल पार्टनर बन चुका है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, उस जापान पर 24% टैरिफ। ट्रंप ने तो इजराइल को भी नहीं छोड़ा, इजराइल पर 17% टैरिफ लगाकर नेतन्याहू चौंक गए। यहां पर आपको बता दें कि ऐसे 60 देशों पर 10वीं सदी का बेसलाइन टैरिफ अमेरिकी समय के अनुसार 5 अप्रैल की रात 12:01 से लागू होगा, जबकि 10वीं सदी से अधिक टैरिफ अमेरिकी समय के अनुसार 9 अप्रैल रात 12:01 से लागू होगा। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कई देशों पर लगे टैरिफ की सूचना तो आपको दे दी, लेकिन भारत के बारे में कुछ नहीं बताया। तो आपको यह जानना चाहिए कि अमेरिका और भारत गहरे कूटनीतिक दोस्त हैं, और ट्रंप जब पूरी दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ रहे थे, तब ऐसे में उन्हें पीएम मोदी से अपनी अटूट दोस्ती का भी एहसास था। उन्होंने भारत पर 27% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है, और यह भी कहा है कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो अमेरिका के साथ सही नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। उन्होंने भारत पर 27% टैरिफ लगाते हुए कैसे भारत को टफ नेगोशिएटर की संज्ञा दी, आप खुद देखें। सोचने वाली बात है कि ट्रंप जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि वो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कहीं दुनिया अमेरिका का बॉयकॉट करने के लिए एक दूसरे तरफ यूनाइट ना हो जाए, एक नया ध्रुव ना तैयार हो जाए जहां पर बड़ा रोल चीन का होगा। ट्रंप के एशियाई देशों पर लगाए गए टैरिफ को डिकोड करें तो ट्रंप ने चीन पर 34%, पाकिस्तान पर 29%, बांग्लादेश पर 37% टैरिफ का बोझ डाला है, भारत पर 27%। लेकिन भारत के एंगल से देखें तो क्या ट्रंप की टैरिफ वाली तानाशाही भारत के लिए आपदा में अवसर जैसी होगी? इसको हम आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के उदाहरण से समझ सकते हैं। एशिया में एप्पल का कारोबार चीन, वियतनाम और भारत में है। यहां कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट्स काम कर रही हैं। ट्रंप के टैरिफ की मार एप्पल पर भी पड़ी है। आज ही एप्पल के शेयर में 7% से अधिक की गिरावट देखी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि टैरिफ लगने के बाद इन देशों में बनने वाले आईफोन जब अमेरिका में बिकेंगे तो उसके लिए ऊंची कीमत चुकानी होगी। इससे कंपनी की सेल पर असर पड़ सकता है। कंपनी इस नुकसान की भरपाई 2 तरह से कर सकती है, या तो वो इन 3 देशों में अपना प्रोडक्शन कम कर सकती है, या फिर अतिरिक्त लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकती है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में चीन और वियतनाम से इतर भारत कम टैरिफ के कारण फायदे में रहने वाला है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। चीन पर 80% से लेकर 85% तक आईफोन बनते हैं चीन में, लेकिन उसे अब 54% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जबकि भारत का टैरिफ चीन के मुकाबले आधा है, बहुत कम, जिससे टैरिफ के बावजूद भारत अमेरिकी बाजार के लिए अपेक्षाकृत सस्ता है, एक्सपोर्ट बेस बन सकता है। इसी तरह से भारत अमेरिका में द्विपक्षीय व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। ऐसे में आईफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भविष्य में छूट मिल सकती है।
वहीं पीएलआई योजना भी लाभकारी हो सकती है, क्योंकि ये योजना बिक्री पर 4 से 6% कैशबैक प्रदान करती है। और भारत में चीन के मुकाबले लेबर कॉस्ट भी 1/4 है, जिससे भारत में उत्पादन लागत कम हो जाती है और एप्पल भारत में 25% आईफोन उत्पादन के अपने लक्ष्य को जल्द हासिल कर सकता है। ट्रंप के लिए टैरिफ वॉर छेड़ना भारत के लिए आपदा में अवसर कैसे हो सकता है, चीन कैसे करीब आ सकता है, इसे भी यहीं पर समझ लेते हैं। पिछले 3 दिन से चीन की ओर से भारत को लेकर सकारात्मक बयान सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच दोनों देशों की 75वीं वर्षगांठ पर संदेशों का आदान प्रदान हुआ। तब जिनपिंग ने कहा था कि भारत और चीन के संबंध ड्रैगन हाथी टैंगो जैसे होने चाहिए। चीन ने यह बताने की कोशिश की कि वो पुरानी गलतियों को भुलाकर भारत के साथ हर क्षेत्र में तालमेल बिठाने के लिए तैयार है। वहीं एक दिन पहले नई दिल्ली में बीजिंग के राजदूत ने ट्रंप के टैरिफ ऐलान से ठीक पहले बयान दिया कि चीन अधिक इंडियन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करने और व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से डरे चीन के इन बयानों से मतलब यही निकलता है कि ट्रंप की यह टैरिफ वाली भूल कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में जा सकती है। इस मुद्दे पर लगे हाथ भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भारत का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के लिए यह कदम अमेरिका को पहले रखने के जैसा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे पीएम मोदी भारत को पहले रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत अमेरिका की ओर से लगाए गए जवाबी शुल्क के प्रभाव का आकलन करेगा, गंभीर विश्लेषण के बाद ही आगे की रणनीति तय करेगा। हमारे पास सूत्रों से जानकारी है कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद की स्थिति पर भारत की नजर है। टैरिफ के प्रभाव को समझने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर टैरिफ से होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभावों का आकलन हो रहा है। अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से इस मुद्दे पर सरकार बातचीत कर रही है और एक्सपर्ट्स भी इस पर फीडबैक दे रहे हैं। सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि 5 अप्रैल से 10% शुल्क लग सकता है। 9 अप्रैल से अतिरिक्त 17% शुल्क लागू हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत को ट्रंप के आदेश की धारा 4 के तहत छूट मिलने की उम्मीद है। आदेश की धारा 4C में लिखा है कि अगर कोई व्यापारिक साझेदार अमेरिकी चिंताओं को दूर करता है, तो आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सहमति बनाता है, तो शुल्क कम किए जा सकते हैं। हालांकि शुरुआती प्रतिक्रिया देते समय भारत सरकार ने माना है कि इस टैरिफ का कुछ क्षेत्रों पर असर जरूर होगा, लेकिन भारत की इकोनॉमी इस संकट को झेल सकती है। और सरकार का यह भी कहना है कि हमारे पास इस संकट में क्या सकारात्मक मौके निकल कर आते हैं, हम इसे भी देख और समझ रहे हैं। देखिए, जानना बहुत जरूरी है आप सबके लिए कि ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर छेड़ा है, यह पूरी दुनिया के लिए अब न्यू नॉर्मल है और पूरी दुनिया इसको लेकर एक काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है, जिसमें यूरोप और चीन का एक बहुत बड़ा रोल होगा। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर भारत की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर फिक्र का फोकस रहेगा। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट वाला यह अनुमान देख लेते हैं। भारत के डायमंड इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को निर्यात हो। भारत से अमेरिका को 11.88 अरब डॉलर का सोना, चांदी और हीरा निर्यात होगा। टैरिफ लगने के बाद इस क्षेत्र में निर्यात कम होने पर इसका असर छोटे कारोबारियों और कारीगरों पर पड़ सकता है। दूसरा है कार और कारों की एक एसेसरीज। अमेरिका से भारत निर्यात होने वाली कारों पर भारत टैरिफ लगाता है। अब ट्रंप ने भी भारत से अमेरिकी निर्यात होने वाली कारों और उनकी एसेसरीज पर टैरिफ की घोषणा की है। यहां भी भारत को नुकसान हो सकता है। तीसरा है रिफाइंड पेट्रोलियम। अमेरिका भारत से रिफाइंड तेल आयात करता है और अब ट्रंप ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अगला है रेडीमेड गारमेंट्स। अमेरिका से भारत आने वाले कपड़ों या टेक्सटाइल पर भारत 24.8% टैरिफ लगाता है। भारत भी अमेरिका को कपड़े निर्यात करता है। भारत से अमेरिका को 4.93 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात होता है। ट्रंप ने इस पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। वहीं भारतीय टेलीकॉम के उपकरण भारी मात्रा में अमेरिका को निर्यात होते हैं। भारत अमेरिका को 14.39 अरब डॉलर के मोबाइल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचता है। जाहिर है अब इन पर भी असर पड़ेगा। जहां तक बात टैरिफ से छूट की है, तो फार्मास्यूटिकल्स, तांबा, सेमीकंडक्टर, लकड़ी के सामान, ऊर्जा उत्पाद और महत्वपूर्ण खनिजों को ट्रंप के टैरिफ से छूट मिली है। लेकिन क्या इसके बाद भी दूसरे देशों के मुकाबले भारत को आर्थिक नुकसान बहुत कम होगा या ज्यादा होगा? इस बारे में एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं।
उन्होंने ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, यानी कि जितना इंडिया चार्ज कर रहा था वो कह रहे थे हम उतना ही चार्ज करेंगे। तो इंडिया 52% चार्ज करता है कुछ प्रोडक्ट्स पे, तो उन्होंने 26% लगाया, यानी कि उन्होंने 50%। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें कितना लगाना है, कितना, जो कंट्री जितना टैरिफ लगा रही थी उसका उन्होंने 50% डिस्काउंटेड टैरिफ लगा दिया। तो इसमें जो प्रमुख क्षेत्र आते हैं वो आएगा ज्वेलरी एंड जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्म प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। इन सब सेक्टर्स में भारत को चोट लगेगी। 100 रुपये वाली चीज़ यहाँ से जाएगी वहाँ तो 100 रुपये में ही पहुँचेगी, लेकिन वहाँ उस पर पहले तो 10 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, उसके बाद एक स्पेशल टैरिफ जो उन्होंने लगाया है 26% का, तो यानी 110 रुपये पे 26 रुपये और लगेगा। अब ये मुझे क्लैरिटी नहीं है कि वो 100 पे 26 लगेगा या 110 पे 26 लगेगा। देखिए, जानकारों की अपनी सोच है, लेकिन विपक्ष ने ट्रंप के टैरिफ वॉर को देश में मुद्दा बना दिया है। आज ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर कई विरोधी दलों ने मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। आरोप लगाया कि ट्रंप का टैरिफ देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। यह भी आरोप लगाया कि टैरिफ से होने वाले नुकसान से देश का ध्यान हटाने के लिए सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है। ट्रंप की टैरिफ मिसाइल पर भारत में कैसी सियासी तलवार खिंच गई, ये देखना दिलचस्प है। Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 44,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रम्प साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखेंगे। अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। कि अगर ये ट्रम्प टैरिफ वास्तविकता में बदल जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। आपकी जानकारी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि भारत काउंटर इसको करने के लिए बल्कि प्रीएम्प्टिव इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लेना शुरू कर चुका है। और इसी दिशा में सूत्रों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन से एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इसके ऑल्टरनेट तलाशे जा रहे हैं। हमने आपको भारत की बात बता दी, भारत की आर्थिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सुना दी, लेकिन दुनिया पर टैरिफ का क्या असर पड़ा है, कैसे अमेरिका के दोस्त ही अब दूर छिटकने लगे, ये जरूर देखिए। सबसे पहले शेयर मार्केट की बात करते हैं। जापान का निक्केई शेयर औसत 8 महीने के निचले स्तर पर है। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी भी और हांगकांग का हैंगसेंग भी 2% से अधिक की गिरावट के साथ नीचे है। वियतनाम का वीएन इंडेक्स 6% गिरा है, यह इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका का S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 3.2% गिरा। नास्डैक की अगर बात की जाए वो भी करीब 3.5% से ज्यादा गिर गया है। भारत में सेंसेक्स 322 अंक और निफ्टी 50 पॉइंट गिरा है, यानी भारत पर बहुत कम असर देखने को मिला है। लेकिन ये शुरुआत है, आगे वर्ल्ड इकोनॉमी धाराशायी हो सकती है, जिसे लेकर दुनिया में एक डर है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का ये एक तरफा और धमकाने वाला कदम है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अमेरिका का टैरिफ लगाना तर्कहीन है। हालांकि पीएम एल्बनीज ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ से इनकार कर दिया। यूरोपीय संघ ने कहा है कि ट्रंप का कदम वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए झटका है और यूरोपीय संघ कह रहा है कि हम इसको काउंटर करेंगे। इटली की पीएम मेलोनी ने कहा है कि अमेरिका के टैरिफ वॉर से पश्चिम कमजोर होगा। तो अब वक्फ संशोधन बिल वाला चैप्टर खोल लेते हैं, जिस पर बहस का एक राउंड लोकसभा में हुआ है और दूसरा राउंड आज राज्यसभा में। लोकसभा में 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चर्चा के बाद देर रात पास होने के बाद आज ये बिल अपने अगले पड़ाव राज्यसभा में आ गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री और किरण रिजिजू ने दोपहर 1 बजे सदन में इस बिल को
पेश किया। लोकसभा की तरह यहां भी तीखे हमले हुए, कटाक्ष हुए, शेरो शायरी हुई, कुछ हैरान करने वाले दावे भी किए गए। मानकर चलिए कि जिस तरह लोकसभा में आराम से बिल पारित हुआ, उसी तरह उस सदन में भी रास्ता क्लियर है। हालांकि YSRCP और BJD ने बिल का विरोध किया है। इसके बावजूद सरकार के पास बहुमत का जादुई आंकड़ा है, इसीलिए कोई मुश्किल तो नहीं दिखाई देती है। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 236 है। सदन में एनडीए के कुल सदस्य 117 हैं। अगर इनमें 6 मनोनीत सदस्यों को भी शामिल कर ले तो आंकड़ा 123 तक पहुंच जाता है, जो बहुमत से 4 ज्यादा है। इंडिया गठबंधन का आंकड़ा सिर्फ 88 है। वैसे कल से लेकर आज तक काफी डेवलपमेंट हो चुका है, और अगर यह बिल कानून बन गया तो आगे क्या होने वाला है हम आपको यह भी बताएंगे। लेकिन पहले आज राज्यसभा की बहस के कुछ हाइलाइट्स आपको जरूर देखने चाहिए। विवेक का इस्तेमाल करें और सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस वक्त अमेंडमेंट बिल को समर्थन करना चाहिए। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है। सिर्फ यही कि आपकी बात मान ले तभी हम डेमोक्रेटिक हैं। वाद विवाद तर्क पर होगा या कुतर्क पर होगा या जबरदस्ती होगा, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि दुश्मन कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है। मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की बलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। हालांकि आज की बहस के दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि फ्लो टूटने की बात हुई। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन जब कुछ कह रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतराज जताया। इस पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सीट पर खड़े हो गए और कहा कि बीच में ना बोले, फ्लो टूट जाता है। एक बार सुनिए ये पूरा एपिसोड क्या है और ऐसा क्यों हुआ। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते। कोर्ट में बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं, कितने केसेस कैसा हो रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। माननीय गृह मंत्री कुछ कर दे एक जी प्लीज। मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता। शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। कम से कम वो जो उन्होंने तैयारी करके लाए हैं, उन्होंने भी पढ़ के आए, वो तो कोई ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर गंभीरता से अध्ययन करके वो आए हैं, उनका फ्लो बीच में चले जाता, विचार चले जाता। तो इसलिए मैं आपसे कृपा करके विनती करता हूं, उधर के लोगों को टोकना बंद करने के लिए कहो। राज्यसभा में बिल पर चर्चा से पहले आज वक्फ संशोधन बिल पर पहली बार सोनिया गांधी ने अपना रुख साफ किया है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में उन्होंने अपनी राय रखी।
सोनिया गांधी खुद इसकी चेयरपर्सन भी हैं। यह मीटिंग सेंट्रल हॉल में हुई, जिसमें उनके साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कुछ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सोनिया गांधी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल संविधान पर बेशर्मी से किया गया हमला है। हमारे समाज को स्थायी तौर पर ध्रुवीकरण की स्थिति में रखना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। वक्फ संशोधन बिल पर संसद के दोनों सदन में आपने बहस, वाद विवाद और संवाद तो देख लिया, लेकिन जिस तरह 2 दिन से यह बिल सबसे ट्रेंडिंग है, उसी तरह मुस्लिम समुदाय का रुख भी अलग अलग रूप में सामने आ रहा है। एक धड़ा खुलकर साथ है, मिठाइयां बांट रहा है, मुंबई में सेवइयां खिलाई जा रही हैं, खीर बांटी जा रही है, उत्साह मनाया जा रहा है, शुक्रिया मोदी भाईजान के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। तो मुस्लिम समुदाय का दूसरा धड़ा बिल के खिलाफ लड़ाई का बिगुल फूंक रहा है। अगली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की तैयारी है। तो जरा देख लेते हैं कि विरोधी पक्ष और विपक्षी नेताओं की अगली रणनीति क्या रहने वाली है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अगर यह बिल कानून बना तो अदालत में चुनौती दी जाएगी। इंडिया गठबंधन की सहयोगी डीएमके ने भी कहा है कि वो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा है कि अगर कानून बना तो कोर्ट में चुनौती देंगे और सड़क पर भी आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि संविधान ने कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया है। अगर इस पर किसी को कोई आपत्ति होती है तो वो अदालत में इसे चुनौती दे सकता है। फिर कोर्ट को अगर याचिका में कोई मेरिट लगता है तो वो उसकी समीक्षा कर सकता है। इसका जिक्र भी संविधान में। अगर आज ये राज्यसभा से पास हो जाता है और इसको एक एक्ट की शक्ल दे दी जाती है तो यकीनी तौर पर हम लोगों के पास अदालत का रास्ता खुला हुआ है। हम लोगों के जो लीगल कमेटी है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि इसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26, 29 और 30 की कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी करते हैं। तो उसकी बुनियाद पर हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को अदालतों से इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमारा फर्ज ये था कि हम अंतिम समय तक लड़ाई को लड़ें। जो गलत हो रहा है, जो असंवैधानिक हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई को लड़ा जाए और तब तक लड़ा जाए जब तक जो है कुछ भी निश्चित ना हो जाए। अब हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और सड़कों पे भी जो है, अगर पार्लियामेंट से कोई कानून बन गया है, ऐसा बनने जा रहा है जिसमें वो मानते हैं कि सही नहीं है, हम उसको दिल से स्वीकार नहीं करेंगे और सड़क पे अपने आंदोलन के जरिए उसका विरोध दर्ज कराएंगे। सरकार को वापस जो है उसकी गलती का एहसास कराने का काम करेंगे। देखिए, आज भले ही बहस राज्यसभा में हुई, लेकिन एक दिन पुरानी लोकसभा वाली बहस भी खूब वाद विवाद हुआ उस पर। राज्यसभा में बिल पर बहस के बीच बीजेपी के लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर की चर्चा चल पड़ी। जिक्र नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छेड़ा। खड़गे ने फायर होते हुए पुष्पा स्टाइल में कहा, मजदूर का बेटा हूं मैं, झुकूंगा नहीं। ये डायलॉग पुष्पा फिल्म के काफी मशहूर हुआ है, जिसे सदन में खड़गे ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया। जिस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, उस वक्त सोनिया गांधी उनके पास बैठी थी। खड़गे के जवाब पर वो मेज थपथपा रही थी। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि खड़गे को कहना पड़ा, मैं झुकेगा नहीं। हुआ ये कि कल लोकसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर गंभीर आरोप लगा दिया। कर्नाटक में वक्फ घोटाले का दावा किया और उसका कनेक्शन खड़गे से भी जोड़ा। अपने दावे को पुष्ट करने के लिए अनुराग ठाकुर ने इस दौरान एक पेपर की फोटोकॉपी भी सदन में दिखाई और कांग्रेस पर सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि कर्नाटक में जो घोटाले हुए उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम आता है। एक नहीं अनेक नाम है जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है। हालांकि बाद में उन्होंने खड़गे का नाम वापस ले लिया, लेकिन तब तक उनका बयान वायरल हो गया। इस आरोप पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने चैलेंज दिया कि अगर उनके पास 1 इंच भी वक्फी जमीन साबित हो जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे। अगर अनुराग ठाकुर आरोप साबित नहीं कर पाए तो वो इस्तीफा दें। कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या, ये रिपोर्ट देखिए, ये विधानसभा, कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है, हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम किया है। इसीलिए आप लोग पारदर्शिता नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग जवाब नहीं चाहते। सर, मैं इसको ऑथेंटिकेट करके रिपोर्ट को रखना चाहता हूं। श्री ठाकुर
cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of walkland is occupied by me or my children. देखा आपने किस तरीके से वाद विवाद हुआ, क्या क्या चीजें सामने आई। लोकसभा में कल हुई बहस का एक हिस्सा और वायरल हुआ, जिसका असर दिल्ली से 1800 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के कोल्हापुर और बीड में दिखा। ये चर्चा लोकसभा में कल दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद शुरू हुई। शाह जबरन हासिल की गई वक्फ प्रॉपर्टी का ब्यौरा रख रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कोल्हापुर के महादेव मंदिर और बीड के कंकालेश्वर मंदिर की जमीन हड़पने का जिक्र किया। महादेव मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वड़गड़े गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने इस भूमि पर अपना दावा किया है। अमित शाह ने मुद्दा उठाया तो वड़गड़े गांव एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। अमित शाह ने बीड के कंकालेश्वर मंदिर का भी जिक्र किया है, जहां 12 एकड़ जमीन का विवाद है। जमीन की लड़ाई हाईकोर्ट में चल रही है। हिंदू और मुस्लिम पक्षकार दोनों ही जमीन पर अलग अलग दावे कर रहे हैं। इस मंदिर का 1000 साल पुराना इतिहास बताया जाता है। आज ये मंदिर भी चर्चा में है। हमारे संवाददाता ने इन इलाकों से आपके लिए रिपोर्ट भेजी। मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ली। लोकसभा में माननीय अमित शाह जी ने जो हमारे गांव का नाम लिया, बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमारे गांव ने जो पूरा गांव बंद रखकर जो एक युद्ध आरंभ किया था, उस आरंभ में उसके दखल आज केंद्र सरकार ने ली है। हमारा गांव बहुत पौराणिक महत्व है इसको। बहुत पुराने साल से यहाँ हमारे देव महादेव और पार्वती का यहाँ पर आगमन हुआ था। उनके पवित्र से ये धरती पवन हुई थी। उस धरती पर आज वक्फ बोर्ड अपना दावा दाखिल कर रहा है। तो ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और कुछ चंद लोगों के हित के लिए कुछ दूसरे लोग जो है, जो इतने सालों से वड़गड़े गांव का इतिहास है कि हम लोग जो यहाँ पर प्यार भाईचारा के साथ में रह रहे हैं। एक इतिहास है गांव का कि एक महादेव मंदिर, पवित्र महादेव मंदिर और पवित्र मस्जिद दोनों एक जगह पे है। सैकड़ों सालों का इतिहास है कि लोग यहाँ पर प्यार मोहब्बत के साथ में रह रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों के स्वार्थ के लिए पूरे गाँव को यहाँ पर जो है उसको कम्युनल रंग दिया जाए। लोकसभा में हुई बहस से जुड़ा एक विवाद आज और सामने आया। कांग्रेस के नेता लंबे वक्त तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लोकसभा वाले विजुअल नहीं दिखाने पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि जानबूझकर राहुल गांधी को संसद के कैमरे में नहीं दिखाया गया, जबकि वो सदन के अंदर देर रात तक बैठे हुए थे। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि खासतौर से नेता विपक्ष के साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है। वक्फ बिल जो है वो पूरी तरीके से संविधान को रौंदने वाला बिल है और एक गंभीर विषय देश के सामने था, और उस गंभीरता को दिखाते हुए राहुल जी रात के 3 बजे तक पार्लियामेंट के अंदर बैठे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि पार्लियामेंट का जो कैमरा है उसको राहुल गांधी से ऐसी दुश्मनी है कि राहुल जी जब भी आते हैं वो कैमरा दूसरी तरफ घूम जाता है। ये दिखाना ही नहीं चाहते। ये पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता है कि राहुल जी खड़े होंगे तो माइक बंद कर देंगे। और कल इतने गंभीर विषय के ऊपर प्रधानमंत्री जी की गैर मौजूदगी अपने आप में सवाल खड़ा करती है। अब देश की लोकल फिक्र करते हैं, बात उस राजनीति की करते हैं जिसके लिए अब इस देश में आने वाला हर एक त्योहार पॉलिटिकल प्रोडक्ट की तरह बन चुका है, जिस प्रोडक्ट का नेता अपने स्वाद अनुसार, सियासी स्वाद अनुसार इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर चाहे ये त्योहार हिंदुओं के हो या फिर मुसलमानों के। इसका ट्रेलर हम कुछ दिन पहले होली, रमजान और ईद पर देख चुके हैं और अब एक ऐसा शुभ अवसर आ रहा है जिसे लेकर पश्चिम बंगाल में हमेशा तनाव और राजनीतिक कलेश कंफर्म रहता है, और उस त्योहार का नाम है रामनवमी। अब की बार इस कलेश की जड़ में बंगाल के नेताओं की ऐसी वाणी है जिसमें बड़ी आग है। वैसे तो रामनवमी का त्योहार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतरण को लेकर मनाया जाता है, लेकिन इस वक्त
बंगाल में इसी रामनवमी के नाम पर राजनीतिक मर्यादा वाली लक्ष्मण रेखा को लांघने की रेस चल पड़ी और उसमें कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं। इस बार 6 अप्रैल को होने वाले रामनवमी त्योहार को लेकर पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक बवाल शुरू हुआ, पहले हम आपको उसके कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स दिखाते हैं और इनमें शामिल है मुहर्रम, हथियार, त्रिशूल, तलवार, साजिश और ध्रुवीकरण। और इन्हीं शब्दों को लेकर बंगाल की सियासत का तापमान बहुत ज्यादा है। और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में रामनवमी के दिन निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में त्रिशूल और तलवार दिखेंगे, जिसकी मांग बीजेपी की ओर से की गई। लेकिन टीएमसी और बंगाल की पुलिस इसके विरोध में है और इस पर धुआंधार सियासी कलह चढ़ा हुआ है। अब रामनवमी की शोभा यात्रा में त्रिशूल और तलवार के बदले मुहर्रम वाले तर्क दिए जा रहे हैं। हम आपको पहले ये समझाते हैं कि इस मुद्दे पर कैसे बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। एक बार फिर बीजेपी का कहना है कि इस बार पूरे बंगाल में 1 करोड़ हिंदू शस्त्रों के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा में आएंगे, जबकि टीएमसी कह रही है कि रामनवमी पर बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश में है। बीजेपी का सवाल है, अगर मुहर्रम पर हथियार लाने की इजाजत है तो रामनवमी पर क्यों नहीं? तो टीएमसी का कहना है कि भड़काऊ बयानों से बीजेपी हिंसा फैलाना चाहती है। बीजेपी के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए लोगों के हाथों में हथियार जरूरी हैं। टीएमसी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस बीजेपी भड़काऊ माहौल तैयार कर रही है। बीजेपी का तर्क है कि तलवार और त्रिशूल हिंदू धर्म का हिस्सा है, जबकि टीएमसी का आरोप है कि ध्रुवीकरण की साजिश दिल्ली से हो रही है। जबकि खुद ममता बनर्जी ये चेतावनी दे रही है कि रामनवमी पर शांति भंग करने वालों को उनकी पुलिस किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। बंगाल के राज्यपाल ने कहा है कि रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, यह सुनिश्चित करने का जिम्मा बंगाल सरकार का। हम आपको बंगाल में छिड़े इस संग्राम पर एक न्यूज रील दिखाते हैं। हर घर में ध्वज उठाइए उस दिन, हर गाड़ी में, मोटरसाइकिल में हिंदू का आपका जो झंडा है, भगवा झंडा, वो लगाकर पूरा दिन घूमते रहिए। हर दुकानी, बिजनेस कॉम्प्लेक्स में भगवा झंडा उठाइए और हिंदू का आपका जो आइडेंटिटी है वो सामने लाने का काम करिए। वो लोग धर्म पालन के नाम पे दूसरा धर्म को प्रोवोक करेगा, इंसल्ट करेगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से वो डिस्टॉर्टेड प्रोवोकेटिव कैंपेन करेगा, ये तो ठीक नहीं है ना। शस्त्रों लेके राम पूजन करना और रामनवमी त्यौहार मनाना एक पुराना परंपरा है और मैं समझता हूँ इस परंपरा का खिलाफ राज्य सरकार को जाना नहीं चाहिए। मुहर्रम में तो मुसलमान लोग शस्त्र लेके निकालते ही हैं, जो त्रिशूल है, तलवार है, ऐसा ही है। तो इसको लेके ममता बनर्जी के इतना सिरदर्द क्यों है? देखिए, शायद आप में से कई दर्शकों को ये पता नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में करीब 1 दशक पहले तक रामनवमी का त्यौहार चुनिंदा मंदिरों और आम लोगों के घरों तक ही सीमित था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वहां सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच रामनवमी का पर्व सियासत का प्रमुख अस्त्र बन चुका है। और इस तनाव को देखते हुए ममता की पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए सड़कों पर आने की तैयारी कर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि माहौल किसी जंग का हो। बंगाल में 9 अप्रैल तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। किसी भी पुलिसकर्मी को अब छुट्टी सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही मिलेगी। इसके अलावा पुलिस का निर्देश है कि कोई भी शोभा यात्रा में हथियार के साथ नजर आया तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा। शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी और मोटरसाइकिल पर रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। अब बीजेपी का कहना है कि बंगाल की पुलिस ममता दीदी के इशारे पर रामनवमी से पहले डर का माहौल बना रही है और साथ ही बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। सियासत जारी है। इसके लिए ममता के पिछले बयानों को आधार बनाया जा रहा है जो उन्होंने रामनवमी के आसपास दिए। कुछ ही दिन पहले ईद की नमाज के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में राम और बाम दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
और आरोप है कि इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को गंदा धर्म बताया था। वर्ष 2023 में जब रमजान और रामनवमी साथ पड़े तो हावड़ा में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि रमजान में मुस्लिम कोई भी गलत काम नहीं करते। आरोप है कि उनका इशारा था हिंसा हिंदुओं की वजह से हुई। अप्रैल 2024 में ममता बनर्जी ने यह कहा कि रामनवमी बीजेपी के लिए दंगा करने का दिन है। वैसे सच यह है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़े इस मौखिक युद्ध की जड़ में वर्ष 2026 है, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसीलिए राम के नाम पर उसकी जमीन 2025 में तैयार करने की कोशिश शुरू होगी।